हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपीपीसीएस 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और इसके अंदर दृष्टि आईएएस द्वारा पब्लिश किया गया जो प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व कराया जा रहा है। इसका पहला वीडियो अपलोड हो चुका है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा वो लोग देख सकते हैं। सेकेंड पार्ट में इसका जो सेकेंड पार्ट है, जो मतलब ये वीडियो में बाकी बचे जो 75 प्रश्न हैं उनको सॉल्व कराया जाएगा और उनका अच्छे से जो है एक्सप्लेनेशन के साथ जो है, जिससे कोई भी डाउट ना रहे और आप जिससे कि एग्ज़ाम में आप लोगों को कोई परेशानी ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। साथियों देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं वही प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएँ, ठीक है। लेकिन ये हो सकता है कि उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मेरी कोशिश यही रहेगी कि उन प्रश्नों को सॉल्व कराने के साथ साथ और उन प्रश्नों के इर्द गिर्द कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर से उनसे रिलेटेड और महत्वपूर्ण क्या फैक्ट हैं, उनको भी इस वीडियो या प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाए। तो यह प्रैक्टिस सेट बेसिकली क्या है कि आप प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व करेंगे, इसके साथ साथ आप लोगों का रिवीजन भी होगा, ठीक है। तो आप लोग जो है, वीडियो हो सकता है थोड़ा लेंदी हो जाए, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेन करने से जो है वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर जो है जो भी क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड जो भी डाउट हैं उनको क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश की जाएगी और कोई भी डाउट ना रहे। सारे जो फैक्ट हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से ही आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही। तो अगर वीडियो आप लोगों को ऐसा लगे कि बहुत लंबा है तो आप अपनी सुविधा अनुसार, आवश्यकता अनुसार जो है उसकी स्पीड बढ़ा करके उसे देख सकते हैं, ठीक है। और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। या वीडियो जैसे अपलोड होगा फिर इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो जिसे पीडीएफ की ज़रूरत हो वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकता है। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे वीडियो के जो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिलते रहें। और यह साथियों प्रैक्टिस सेट जो है, यह प्रैक्टिस सेट जो दृष्टि आईएएस दृष्टि आईएएस द्वारा प्रोवाइड कराया गया है, पब्लिश किया गया है, उसको प्रॉपर जो है पूरा आपके एग्ज़ाम के पहले कवर करा दिया जाएगा। अभी ये जो प्रैक्टिस सेट है यह आपका सातवां चल रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है मतलब इसके जो 20 प्रैक्टिस सेट है उसको प्रॉपर जो है कंटिन्यू डे बाय डे कराया जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप मेरे साथ बने रहिए। और प्रैक्टिस सेट के साथ साथ अभी जो मैगजीन आने वाली है अर्धवार्षिकी, जो स्पेशली यूपी पीसीएस को फोकस करके निकाल आता है, चाहे वो घटनासार हो या फिर से आपका जो घटना चक्र है इसका हो, तो वो हो सकता है कि 2-4 दिन में मैगजीन भी आ जाए तो उसे भी प्रॉपर जो है कवर कराया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप मेरे साथ बने रहें और मेरे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को अच्छे से करें, क्योंकि अब समय बहुत दिन नहीं रह गया है। तो जितना आप एफ़र्ट लगा सकते हैं उतना एफ़र्ट लगाइए। रिवीजन के साथ साथ जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए, जितना हो सके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, क्योंकि अभी रिजल्ट आया है तो आप लोगों ने बहुत से जो टॉपर हैं उनका इंटरव्यू भी देखा होगा, सुना होगा। तो उन लोगों ने बेसिकली यही कहा है कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो प्रैक्टिस सेट है, कि हम प्रैक्टिस सेट कितना सॉल्व करते हैं। तो इसलिए आप प्रैक्टिस सेट को जितना सॉल्व कर सकते हैं उतना सॉल्व करिए, जहाँ से सॉल्व कर पाएँ, ठीक है, वहाँ से सॉल्व करिए, जिस भी पब्लिकेशन का हो, लेकिन हाँ ये हो कि विश्वास पात्र पब्लिकेशन हो, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, 75 प्रश्न तक हम लोगों ने कल देख लिया था। यह कथन और कारण दिया गया, आपको सही आंसर का चयन करना है। भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति की व्यवस्था में संसद का केंद्रीय स्थान होता है। भारत ने सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाया है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। देखिए, संसद क्या है कि केंद्र सरकार का विधायी अंग होता है और यह सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाने के कारण भारतीय लोकतंत्र राजनीतिक प्रणाली में एक पूर्व प्रतिष्ठित और केंद्रीय स्थान रखता है, जिसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है, ठीक है। यह याद रखिएगा, इसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है। और संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर के अनुच्छेद 122 तक संसद के गठन, उनकी संरचना, उनकी अवधि क्या होगी, उनके अधिकारियों की जो नियुक्ति है, उनकी प्रक्रियाएं, विशेष अधिकार और शक्तियों के बारे में डिटेल पूरा एकदम कह सकते हैं कि विस्तृत बातों का जो वर्णन किया गया है वो आपको संविधान के अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक मिलेगा। सरकार के वेस्टमिंस्टर प्रणाली की अगर हम बात करें तो वेस्टमिंस्टर प्रणाली यूनाइटेड किंगडम प्रणाली के बाद तैयार की गई सरकार की एक लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली है, ठीक है। और अगर बात करें इसका उपयोग ऑस्ट्रेलिया में होता है, भारत में, आयरलैंड, जमैका, मलेशिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, माल्टा में भी किया जाता है। तो मतलब कुछ ही देश हैं जहाँ पे सरकार के जो संसदीय स्वरूप का जो वेस्टमिंस्टर मॉडल है इसको अपनाया जाता है, जैसे भारत में अपनाया गया है और भी कुछ देश है, ठीक है, जैसे आयरलैंड हो गया, जमैका, मलेशिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित निम्नलिखित समितियों को उनके गठन के वर्ष के आधार पर और वही क्रम में व्यवस्थित करना है। गाडगिल समिति, बलवंत राय मेहता समिति,
हनुमंतराव समिति, अशोक मेहता समिति। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो बलवंत राय मेहता समिति की जो गठन किया गया था वह 1957 में हुआ था। ठीक है, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। दूसरे स्थान पे आ जाते हैं अशोक मेहता, इनका गठन हुआ था 1977 में। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था। फिर हनुमंत राव समिति का गठन किया गया था और यह हुआ था आपका 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में हनुमंत राव समिति का गठन किया गया था और गाडगिल समिति का जो गठन है वह 1988 में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2, 4, 3 और 1। ठीक है, 2, 4, 3 और 1, ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, हनुमंत राव समिति 1984 और गाडगिल समिति 1988। नेक्स्ट देखिए, निजता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 निजता के अधिकार से संबंधित है। पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ मामले 2017 में जो आया था, इसमें निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा सही है। पुट्टा स्वामी केस जो है वो निजता के अधिकार से संबंधित है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जो महत्वपूर्ण वर्डिक्ट है वो 2017 में आया था। ठीक है, लेकिन निजता के अधिकार का वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 15 में किया गया था, ये गलत है। अगर हम निजता के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 21 में जो है निजता के अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, और निजता का अधिकार जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जो मूलभूत हिस्से हैं इसके रूप में संविधान में रखा गया है। और पुट्टा स्वामी केस में कहा गया था कि निजता के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में संरक्षित किया जाता है। तो ये भी पूछ सकता है कि निजता का अधिकार जो है वह किन अनुच्छेदों के तहत जो इसे मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। तो अनुच्छेद 14, 19 और 21, इन तीनों अनुच्छेदों को मिला करके इनके अकॉर्डिंग जो है, इनके अंदर जो है इसे मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और कुछ है जैसे निजता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, जैसे दैहिक स्वतंत्रता, शारीरिक स्वायत्ता का अधिकार हो गया, सूचनात्मक गोपनीयता का अधिकार, पसंद की गोपनीयता का अधिकार और भूलने का अधिकार। यह सभी जो है निजता के अधिकार के रूप है और निजता के अधिकार के अंतर्गत माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों का क्लोन बनाया है। जापान, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिनलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, चीन द्वारा जो है बनाया गया है। देखिए, बीजिंग स्थित सिनोजीन जैव प्रौद्योगिकी फर्म ने विश्व में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन तैयार किया है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, चाइना सही है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम योजना का नाम बदल करके क्या किया गया है। भीमराव अम्बेडकर विकास निगम योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम योजना, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना कर दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें एक निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है। राज्यसभा ने इस प्रणाली को अपनाया है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, 1, 1 और 2 दोनों, केवल 2, न तो 1 न तो 2। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। देखिए, साधारण बहुमत प्रणाली को अक्सर जो है फास्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो पहला तो सही है, लेकिन संविधान ने राज्यसभा के मामले में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति का अनुपालन किया है, न कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का। ठीक है, तो राज्यसभा के मामले में यह लागू नहीं होता है, लेकिन हाँ लोकसभा के मामले में एक ही प्रणाली को पसंद नहीं किया जाता है। ठीक, और इसके बजाय इसने लोकसभा के लिए सदस्यों के चुनाव हेतु क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व अर्थात फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की प्रणाली को अपनाया है। ठीक है, लेकिन राज्यसभा के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणी मत पद्धति को अपनाया गया है। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा जो है वो गलत है। सहकारी समितियों से संबंधित राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत प्रतिष्ठापित किए गए हैं। अनुच्छेद 39A, 43A, 43B, 48A। मतलब सहकारी समितियों की जो स्थापना है उसे नीति निदेशक तत्व DPSP में किस अनुच्छेद के तहत जो है रखा गया है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। अनुच्छेद 43B के तहत जो है सहकारी समितियों की स्थापना को, या कह सकते हैं कि सहकारी समितियों को नीति निदेशक तत्व में शामिल किया गया था। 2011 में 97वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 39B को
जो है निदेशक तत्व के रूप में इसे जोड़ा गया था। ठीक। और 1976 में भी कुछ संविधान संशोधन के माध्यम से कुछ नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे, जैसे अनुच्छेद 39 जोड़ा गया था, अनुच्छेद 39A और अनुच्छेद 48A। ठीक है, यह जो है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से नीति निर्देशक तत्व में DPSP में जोड़े गए थे। ठीक, तो टोटल 4 अनुच्छेद हैं जो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। एक है आपका 39, ठीक, एक है 39A, ठीक है, और एक है 43A, एक है 48A। तो यह ऐसे अनुच्छेद हैं जिन्हें 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। और सहकारी समितियों की जो स्थापना की बात है, इसे जो है 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था 2011 में। देखिए अनुच्छेद 39 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि बच्चों के स्वास्थ्य विकास के सुरक्षित, बच्चों के जो स्वास्थ्य विकास है उसको सुरक्षित करना। अनुच्छेद 39A में सामान्य न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य होगा, यह प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 43A में कहा गया है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुरक्षित करना, सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य होगा। और अनुच्छेद 48A में कहा गया है कि पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, तो इसमें आपने ये देख लिया कि अनुच्छेद 43B अर्थात सहकारी समितियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है और 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किसे शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित हैं। अनुच्छेद 243D पंचायतों में सीटों के संरक्षण से संबंधित है, उसके आरक्षण से। अनुच्छेद 243G पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 243I पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा से संबंधित है। और अनुच्छेद 243K पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा, 1 और 2, 1 और 4, 2 और 3 या 3 और 4। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 4 जो है वो सही है। अनुच्छेद 243D जिसमें कहा गया है कि पंचायतों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243G में पंचायतों की शक्तियाँ, उसके अधिकार और उसके जो उत्तरदायित्व है इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 243I में ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। ठीक है, तो 243I में वित्त आयोग के गठन की बात की गई है पंचायतों की देखरेख और उसको फंड का आवंटन करने के लिए। 243K में पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। ठीक है, तो ये तो बताया ही है, 243K जो है पंचायतों के चुनाव से संबंधित है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में ग्लोबल हुरून रिच लिस्ट में पहली बार निम्न में से किसका नाम दिया गया है। प्रफुल्ल विल्लोरे, रितेश अग्रवाल या अलख पांडे, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अलख पांडे का स्थान जो फिजिक्स वाले के संस्थापक हैं उनका नाम आया। ठीक है, और हाल ही में जो इंटरनेशनल हुरून रिच लिस्ट में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अलख पांडे फिजिक्स वाला को स्थान मिला है। और इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश के 25 रईसों के नाम शामिल हैं। तो ये पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के कितने इसमें शामिल हैं, तो उत्तर प्रदेश के टोटल 25 लोग जो है हुरून रिच लिस्ट में शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करके एक निर्दिष्ट समय के लिए संसद की बैठक को निलंबित किया जा सकता है। स्थगन द्वारा, अनिश्चित काल के लिए स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा या विघटन द्वारा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, विघटन द्वारा। देखिए ऑपरेशन, सॉरी साथी क्वेश्चन नंबर 85 छूट गया था, सॉरी। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय से संबंधित है। ऑपरेशन आहट रेलवे सुरक्षा बल से। ऑपरेशन ओलिविया का संबंध भारतीय तटरक्षक बल से है। और मेघ चक्र का संबंध है भारतीय वायुसेना से। बताइए इसका सही आंसर पूछ रहा है, कौन सही सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन मेघ चक्र जो है कह रहा है कि वह भारतीय वायुसेना से संबंधित है, या गलत है। ऑपरेशन मेघ चक्र का संबंध है बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और उसके साझा करने के खिलाफ यह केंद्रीय जांच ब्यूरो अर्थात CBI द्वारा संचालित किया गया कि अखिल भारतीय अभियान है। तो ऑप्शन डी जो है वो गलत है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय से, ऑपरेशन आहट रेलवे सुरक्षा बल से, ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल, और मेघ चक्र जो है या CBI द्वारा चलाया गया कि खुफिया, मतलब एक कह सकते हैं कि एक इसके द्वारा संचालित किया गया जो है एक ब्यूरो है। ठीक है, जिससे कि मतलब जो शोषण सामग्री हैं, बाल यौन से संबंधित शोषण सामग्री हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करके एक निर्दिष्ट समय के लिए संसद की बैठक को निलंबित किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से होता है। ठीक है,
सॉरी थोड़ा जो है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, संसद की बैठक को स्थगन या अनिश्चित काल के लिए, जो स्थगन या सत्रावसान या विघटन लोकसभा के मामले में होता है, ठीक है, इसके द्वारा समाप्त किया जाता है। स्थगन द्वारा बैठक के कार्य को कुछ निश्चित समय, जो कुछ घंटे, कुछ दिन, सप्ताह हो सकते हैं, इसके लिए निलंबित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, नगर पालिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मौजूदा नगर पालिकाओं के विघटन के बाद गठित नगर पालिका 5 वर्ष तक जारी रहती है। राज्य चुनाव आयोग नगर पालिकाओं के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान करता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प जो है वो गलत है। देखिए, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग अनुच्छेद 9A जोड़ा और इस अधिनियम के तहत नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया और संविधान में एक अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। समय से पहले विघटन के बाद पुनर्गठित एक नगर पालिका 5 वर्ष की अवधि प्रदान करता है, लेकिन केवल एक शेष अवधि के लिए कार्य करती है, ठीक है। अगर मान लीजिए जो नगर पालिका गठित की गई है उसकी अवधि, मतलब जो शेष टेन्योर उसका बचा है वह केवल 6 महीने से अगर कम है, ठीक है, तो नई नगर पालिका का जो गठन होगा, जो चुनाव होगा, वह अगले 5 वर्ष के लिए कार्य करेगी, ठीक है। लेकिन मान लीजिए जो नगर पालिका का विघटन हो रहा है, नगर पालिका को मतलब जो है नगर पालिका जो है इसका विघटन किया जा रहा है और इसकी जो समय सीमा है वो 6 महीने से अधिक है, 1 साल है, 2 साल है, तो उस कंडीशन में जो नगर पालिका का गठन होगा वह बाकी बचे जो कार्यकाल है उसके लिए गठित की जाएगी, ठीक है, 1 वर्ष के लिए या 2 वर्ष के लिए जो भी बचेगा, ठीक है। लेकिन अगर 6 महीने से कम का समय है शेष, तब 5 वर्ष के लिए गठित होगा। तो पहला तो गलत हो गया। और दूसरा कह रहा है कि राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका को चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान करता है, यह भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। राज्य विधानमंडल जो है नगर पालिका को चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान करता है, न कि राज्य का जो चुनाव आयोग है वो। तो दोनों विकल्प जो है वो गलत हैं। नेक्स्ट देखिए, धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? धर्मनिरपेक्षता का दर्शन भारतीय सर्वधर्म समभाव पर आधारित है। धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल धर्म के आधार पर किसी भी सार्वजनिक नीति का प्रारूप तैयार करने का निषेध करता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? केवल एक और दो दोनों, केवल दो, या फिर से न तो एक न तो दो। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, जिसमें कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता का जो भारतीय दर्शन है वो सर्वधर्म समभाव पर आधारित है। लेकिन दूसरा जो है वह गलत है। दूसरे की अगर हम बात करें, पश्चिमी मॉडल किसी भी सार्वजनिक नीति का प्रारूप धर्म के आधार पर तैयार करने का निषेध करता है और इसीलिए राज्य अपने नागरिकों की धार्मिक गतिविधियों और प्रथाओं में बिल्कुल उनसे जो है बिल्कुल अलग होता है। उनका वो धार्मिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। लेकिन धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा में धर्म पूरी तरह से निजीकरण हो गया है तथा सार्वजनिक जीवन में इसका कोई स्थान नहीं है। दूसरा जो है वो गलत है, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता का जो भारतीय दर्शन सर्वधर्म समभाव से संबंधित है, अर्थात सभी धर्मों के लिए समान आदर है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि सभी धर्मों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले पथों का गंतव्य का एक हो, हालांकि मार्ग भिन्न हो सकते हैं, ठीक। तो इसमें यह है कि सरकार अगर किसी विशेष धर्म के लिए जो है कोई कार्य नहीं करेगी, सभी धर्मों को जो है समान रूप से सभी धर्मों को बढ़ावा देने के लिए और उनकी एक्टिविटी, उनकी गतिविधियों के लिए जो है संरक्षण देगी। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा जो है वो गलत है। पूर्व में महाराजगंज जिला किसका हिस्सा था? संत कबीर नगर का, सिद्धार्थ नगर का, गोरखपुर का या गोंडा का? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सिद्धार्थ नगर जो है वो गोरखपुर का हिस्सा था। पूर्वी आर्थिक मंच जो है EEF, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह संघाई सहयोग संगठन के तहत स्थापित एक मंच है। इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। यह रूसी सुदूर पूर्व क्षेत्र के विकास पर लक्षित है। 7वां पूर्वी आर्थिक मंच हाल ही में व्लादिवोस्तोक में आयोजित किया गया था। इसका बताइए सही आंसर क्या होगा? 1 और 2, 3 और 4, 2 और 3 या 1 और 4? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, 3 और 4 जो है वो सही है। यह देखिए रूसी सुदूर पूर्व क्षेत्र के विकास पर जो है लक्षित है और 7वां जो पूर्वी आर्थिक मंच का आयोजन किया गया था वो व्लादिवोस्तोक में किया गया था। पहला दूसरा जो है वो गलत है। देखिए पूर्वी आर्थिक मंच EEF या फिर से ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, यह इसकी स्थापना रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा एक डिक्री या विज्ञप्ति पत्र के माध्यम से की गई थी और इसकी स्थापना जो है 2015 में, मतलब इसकी पहली बैठक जो हुई थी वो 2015 में की गई थी, ठीक है। और यह आधारभूत संरचना, परिवहन परियोजना, खनिज उत्खनन, निर्माण उद्योग, मतलब कृषि निवेश उन पर केंद्रित है, जिससे व्लादिवोस्तोक का डेवलपमेंट के लिए जो है अन्य देशों को आकर्षित करना, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लेकिन इसका जो संबंध है
वह किसी भी रूप से संघाई सहयोग संगठन से इसका संबंध जो है नहीं है, और इसकी स्थापना 2015 में की गई थी, न कि 2012 में। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में लेमडक सत्र संदर्भित करता है किसे? मौजूदा लोकसभा के सदस्यों को जो नई लोकसभा के लिए पुनः निर्वाचित नहीं हो सके हैं, राज्यसभा के सेवानिवृत्त सदस्यों को, लोकसभा के अयोग्य सदस्यों को, एक ऐसे सदस्य जो लोकसभा के नए सत्र में पुनः निर्वाचित किए गए हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मौजूदा लोकसभा के सदस्यों को जो नई लोकसभा के लिए पुनः निर्वाचित नहीं हुए हैं उन्हें लेमडक कहा जाता है। ठीक है, जिनका मतलब है वो लास्ट बार सदन में होता है और उसके बाद जो है वो सदन से बाहर हो जाते हैं, या सदन से उनकी जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाती है, वो जीतते नहीं हैं। ऐसे व्यक्तियों को या ऐसे जो मतलब नेता होते हैं उन्हें लेमडक कहा जाता है। ऐसे जो सदस्य होते हैं उन्हें लेमडक कहा जाता है। ठीक है, और ऐसे सत्र को लेमडक सत्र कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। इसे कब अधिनियमित किया गया था? 2002 में, 2001 में, 2004 में, या फिर 2003 में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2002 में। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A सब क्लॉज क को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था और इसे 2002 में अधिनियमित किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अन्य की अगर हम बात करें, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने भारत के संविधान में भाग 4A जोड़ा, जिसे मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। और टोटल जो है उस समय जो जोड़े गए थे अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों के अनुसार, जिसमें कहा गया कि भारत के नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया कि आपको सही आंसर का चयन करना है। एस बालाकृष्णन समिति की स्थापना दिल्ली के लिए राज्य की मांगों को देखने के लिए की गई थी। 76वें संविधान संशोधन अधिनियम ने दिल्ली को केंद्र क्षेत्र के रूप में एक विशेष दर्जा दिया था। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला सही है, दूसरा गलत है। देखिए, 1991 के 69वें संविधान संशोधन द्वारा 69वें संविधान संशोधन जो किया गया था, इसके माध्यम से दिल्ली केंद्र क्षेत्र जो है इसको एक विशेष दर्जा प्रदान किया गया था, न कि 76वें संविधान संशोधन द्वारा। और इसलिए जो है दूसरा जो है वो गलत हो जाता है। और दिल्ली के जो विशेष प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 239AA, अनुच्छेद 239AA में दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसका जो संबंध है वो दिल्ली से है और 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। भारत का दूसरा नैनो उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? प्रयागराज में, चंदौली में, सीतापुर में, या गाजीपुर में? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रयागराज में। देखिए, भारत का दूसरा नैनो खाद्य प्लांट उत्तर प्रदेश के फूलपुर में स्थापित किया गया है। देश में इफको का फूलपुर में स्थित यह दूसरा पावर प्लांट है। दूसरे चरण में आंवला बरेली और फूलपुर प्रयागराज में इकाइयों की स्थापना की जाएगी। नैनो यूरिया पर्यावरण के अनुकूल है और इसके साथ ही यह यूरिया के मुकाबले अधिक लाभदायक भी है और फसलों को 30% लाभ होता है और वह नैनो यूरिया खाद से 80% लाभ होता है। ठीक है, तो ये नैनो यूरिया के बारे में कुछ प्रावधान है, तो याद रखिएगा। इसका ये पूछ सकता है कि इसका पहला प्लांट कहाँ लगाया गया था? तो नैनो यूरिया का जो पहला प्लांट है वो गुजरात में स्थित कलोल में लगाया गया था और यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। पहला प्लांट वहाँ लगाया गया था और दूसरा जो है प्रयागराज के फूलपुर में लगाया गया है। निम्नलिखित में से किसने गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 जीता है? डैनियल ए स्पीलमैन, के बैरी शॉर्पलेस, जॉन एफ क्लाजर, एलेस बियालियातस्की। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डैनियल ए स्पीलमैन द्वारा गणित के क्षेत्र में ब्रेक थ्रू पुरस्कार जीता गया है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्नकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल से निर्धारित किया जाता है। तारांकित प्रश्नों में अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलता है। एक अतारांकित प्रश्न के लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है। अल्प सूचना प्रश्न 10 दिन से कम समय का नोटिस देकर पूछा जाता है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर साथियों कोड के हिसाब से आपको चयन करना है, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1 और 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 4 जो है वो सही है। देखिए, प्रत्येक संसदीय बैठक का जो पहला घंटा होता है वो प्रश्नकाल होता है और अल्प सूचना प्रश्न 10 दिन से कम का समय देकर नोटिस देकर के पूछा जाता है, तो ये दोनों जो है वो सही है। देखिए, प्रत्येक संसदीय बैठक के पहले घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है और इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और मंत्री आमतौर पर उत्तर देते हैं।
और प्रत्येक 3 प्रकार के होते हैं। ये प्रश्नकाल जो है या प्रश्न जो है 3 प्रकार के होते हैं: तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना के प्रश्न। तारांकित प्रश्नों की अगर हम बात करें तो तारक से पहचाने जा सकते हैं और इनके लिए मौखिक उत्तर देने की आवश्यकता होती है और इसीलिए पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। ठीक है, सॉरी, पूरक प्रश्न जो है इसमें पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न में क्या है कि पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। अतारांकित प्रश्न क्या है? यह एक लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है और इसलिए पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो मतलब तारांकित प्रश्न में पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं और अतारांकित प्रश्न में पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अल्प सूचना के जो प्रश्न होते हैं वह 10 दिन से कम का समय नोटिस देकर के पूछा जाता है और इनका मौखिक रूप से उत्तर दिया जाता है। ठीक है, तो अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना का प्रश्न, इसमें मौखिक रूप से उत्तर दिया जाता है। मतलब ठीक है, मतलब बेसिकली अतारांकित प्रश्न में तो लिखित दिया जाता है और अल्प सूचना के प्रश्न में मौखिक उत्तर दिया जाता है और इसके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन जो तारांकित प्रश्न होता है इसमें मौखिक उत्तर दिया जाता है और उसके बाद जो है इसमें पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यह मेन डिफरेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से राज्य छठी अनुसूची में दिए गए विशेष प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं? असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। कथन के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। 1 और 2, 3 और 4, 1 और 4 या फिर 2 और 3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 4। असम और आपका जो मिजोरम है वह छठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। सॉरी, देखिए, संविधान की छठी अनुसूची 4 राज्यों से संबंधित है: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ATM M। ठीक है, ATM M से याद कर सकते हैं अगर याद ना हो तो। ठीक, बाकी मतलब छठी अनुसूची अन्य जो 5वीं अनुसूची है वह भारत के अन्य जो जनजातीय राज्य हैं, जनजातीय कमेटी, उनसे संबंधित है, जबकि इन 6 राज्यों का संबंध छठी अनुसूची से है। निम्नलिखित में से किससे संबंधित प्रावधान संसद के एक विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति द्वारा संशोधित किया जा सकता है? वस्तु और एवं सेवा कर की जो परिषद है उसे, संसद और राज्य विधानसभाओं का चुनाव, राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या फिर उनका निर्माण, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वस्तु एवं सेवा कर था, GST। देखिए, भारतीय संविधान में 3 तरीके से संशोधन किया जाता है: एक साधारण बहुमत द्वारा और एक विशेष बहुमत द्वारा और एक विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की जो सहमति होती है उसके माध्यम से। अगर हम संसद के साधारण बहुमत की बात करें, यह इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं, लेकिन सही यही होगा कि आप अच्छे से जो है इसे सुन लें। ठीक है, साधारण बहुमत के अंतर्गत क्या क्या आता है वो हम बता रहे हैं। ठीक, संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों की साधारण बहुमत से संशोधित किए जाते हैं और इनकी व्यवस्था जो है वो अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है। मतलब इनका प्रावधान जो है, इनका जिक्र जो है अनुच्छेद 368 में नहीं किया गया है। जैसे नए राज्यों का प्रवेश या गठन, राज्य विधान परिषद का निर्माण या फिर उसकी समाप्ति, संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, संसद में जो प्रक्रिया का नियम है वह, संसद इसके सदस्यों और इसकी समितियों का विशेष अधिकार, राज्यसभा का प्रयोग, नागरिकता की प्राप्ति और उसकी समाप्ति, संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन या फिर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, केंद्र शासित प्रदेश और 5वीं अनुसूची और छठी अनुसूची से संबंधित जो मामले होते हैं वह साधारण बहुमत से संशोधित किए जाते हैं और यह आपके जो है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, तो यह साधारण बहुमत से क्या किया जा सकता है संसद द्वारा, वो उसकी बात की जा रही थी। अब देखिए, संसद के विशेष बहुमत द्वारा कौन से प्रावधान या फिर से कौन से कार्य जो है किए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि संसद के कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा जो है किसी प्रस्ताव को पारित किया जाता है। और इसके अंतर्गत आते हैं मूल अधिकार हो गया। मूल अधिकारों में कोई संशोधन करना है तो संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित कोई मामला, वे सभी उपबंध जो पहले और तीसरे श्रेणी से संबंधित नहीं है उन्हें छोड़ करके, ठीक है, यह विशेष बहुमत से पारित होते हैं। और कुछ ऐसे मामले भी हैं जो संसद के विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। उसकी अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी जो प्रक्रियाएं हैं वो आ जाएगा। केंद्र एवं राज्य की कार्यकारी शक्ति का जो विस्तार है वह, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है या फिर इनसे संबंधित अन्य कोई मामले जो हैं उसे, केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का जो विभाजन होता है, वस्तु एवं सेवा कर तथा GST परिषद से संबंधित मामला, 7वां अनुसूची से संबंधित कोई विषय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान का संशोधन करने की जो संसद की शक्ति है, यह सभी जो है संसद के विशेष मामले, मतलब संसद के विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति से ही पारित या संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन भारत में गोरखपुर किस महाजनपद का भाग था? काशी, कौशल, मगध या सुरसेन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, या कौशल का जो है
भाग था। देखिए, प्राचीन गोरखपुर में बस्ती, देवरिया, आजमगढ़ और नेपाल का जो तराई क्षेत्र है, इसके कुछ हिस्से के जिले जो है इसमें शामिल हैं। और गोरखपुर जनपद कहा जा सकता है कि आर्य संस्कृति और सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। गोरखपुर कौशल के प्रसिद्ध राज्य का एक हिस्सा था, जो छठवीं सदी में 16 महाजनपदों में से एक था। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और अगर बात करें, इसने राम के पारिग्रहण तक कई प्रसिद्ध राजाओं को प्रस्तुत किया, जो इस राजवंश का सबसे बड़ा शासक था। और तब से यहाँ पे मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त और हर्ष राजवंशों के पूर्व साम्राज्यों का एक अभिन्न अंग बना रहा है। यह गोरखपुर की बात की जा रही है, ठीक है। और परंपरा के अनुसार थारू राजा जो है, जो मदन सिंह के मोगेन, इसने गोरखपुर शहर और आसपास के क्षेत्र पर शासन किया था। तो इतना डीप क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है पूछेगा, लेकिन अगर पूछ ले तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, एथेरियम विलय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एथेरियम नेटवर्क पर माइनर्स की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त करता है। यह एथेरियम नेटवर्क पर लेन देन को बेहद सुरक्षित बना देता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 1, 1 और 2 दोनों, केवल 2, न तो 1 न तो 2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायिक समीक्षा को भारतीय संविधान की मूल संरचना के रूप में घोषित किया गया था? केशवानंद भारतीवाद, इंदिरा नेहरू गांधी मामला, किहोतो होलोहान मामला या बेरूबाड़ी मामला? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा नेहरू गांधी मामले में जो है न्यायिक समीक्षा को भारतीय संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया था। देखिए, केशवानंद भारतीवाद में किसे मूल ढांचा घोषित किया गया था, जो 1973 में आया था? इसकी अगर हम बात करें तो संविधान की सर्वोपरियता, विधायिका के बीच शक्तियों का विभाजन, कार्यपालिका और न्यायपालिका, गणतंत्र और सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप। यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर नोट करना तो नोट कर सकते हैं, यह क्वेश्चन जो है बन सकता है, ठीक है। मूल ढांचे से संबंधित है, किस मामले में किसे मूल ढांचा घोषित किया गया था उसकी बात की जा रही है, ठीक है। यह केशवानंद भारतीवाद में संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, संविधान का संघीय स्वरूप, भारत की संप्रभुता और एकता, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, संसदीय प्रणाली, इसे केशवानंद भारतीवाद में संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया था। इंदिरा नेहरू गांधीवाद जो 1975 में आया था, इसकी अगर हम बात करें, इसमें एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत, किसी व्यक्ति की स्थिति और अवसर की समानता, धर्मनिरपेक्षता और अंतरात्मा एवं धर्म की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो लोकतंत्र में निहित है, संविधान में संशोधन करने की संविधान की सीमित शक्ति, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार और निदेशक सिद्धांतों के बीच सामंजस्य और संतुलन, इसे जो है इंदिरा गांधीवाद में संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया था। किहोतो होलोहान जो 1993 में वर्डिक्ट आया था, इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है इसे मूल ढांचा घोषित किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको जो है देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। संविधान ने सेवानिवृत्त होने वाले निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी और नियुक्ति से वंचित कर दिया है। मतलब सरकार जो है उसे और कोई नियुक्ति, किसी और क्षेत्र में नियुक्ति उसकी नहीं कर सकती है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, 1 और 2, केवल 1, केवल 2 या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला जो है वो सही है, दूसरा गलत है। देखिए, निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करें, निर्वाचन आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और अनुच्छेद 324 जो है इसके अंतर्गत निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाती है। उनकी शक्तियों वगैरह, मतलब निर्वाचन आयोग से संबंधित सारे प्रावधान जो है उसमें मिलते हैं। और चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और उतनी ही संख्या में अन्य चुनाव आयुक्त जो राष्ट्रपति समय समय पर तय करे, मतलब राष्ट्रपति द्वारा यह तय किया जाता है कि चुनाव आयोग में कितने सदस्य होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या उसके 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होती है, और जो भी पहले हो उसका पद समाप्त हो जाता है। संविधान ने चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता शैक्षणिक, प्रशासनिक, न्यायिक यह निर्धारित नहीं किया है। संविधान ने सेवानिवृत्त होने वाले चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी और नियुक्ति से वंचित नहीं किया है। तो पहला जो है वो सही है, दूसरा को ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट देखिए, यह जो है आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। यह प्रश्न दिए गए हैं और यह मुद्रित रंग, जो प्रश्न पूछा जाता है वह किस प्रश्न का जो फाइल होती है उसका रंग कैसा होता है उससे जो है आपको सम्मिलित करना है। अगर हम तारांकित प्रश्न की बात करें, इसका रंग होता है हरा, ठीक है। अतारांकित प्रश्न का रंग होता है सफ़ेद,
अल्प सूचना के जो प्रश्न पूछे जाते हैं इनका रंग हल्का गुलाबी होता है, और निजी सदस्यों द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका जो मुद्रण जो पृष्ठ होता है उसका रंग जो है पीला होता है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 1, 4, 3। निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मेट्रो रेल चलाने का निर्णय लिया गया है? बरेली, झांसी, मेरठ या फिर वाराणसी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी झांसी में जो है मेट्रो रेल चलाने का निर्णय लिया गया है। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को राज्य के मेरठ, बरेली, झांसी और प्रयागराज में मेट्रो रेल चलाने के लिए मतलब निर्दिष्ट किया है, या कह सकते हैं कि फंड का आवंटन किया है। नेक्स्ट देखिए, यह कूट के हिसाब से आपको बताना था, ठीक है। तो बी 1, 2 और 3 सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका जो है बरेली आ जाएगा, झांसी आ जाएगा और मेरठ आ जाएगा। इन तीनों जगहों जो है मेट्रो रेल चलाया जाएगा, और यह वाराणसी नहीं है, प्रयागराज है। निम्नलिखित में से किसने पहला महारानी एलिजाबेथ सेकेंड ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? किसके द्वारा जो है महारानी एलिजाबेथ सेकेंड वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है वो जीता गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुएला ब्रेवरमैन को जो है यह पुरस्कार दिया गया है। उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एफआरपी सरकार द्वारा घोषित आधार मूल्य है। इसका निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। केवल एक और दो दोनों, केवल बी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दोनों विकल्प जो है वो सही है। देखिए उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी जो है यह सरकार द्वारा घोषित मूल्य है जिस पर मिले किसानों से खरीदे गए गन्ने का भुगतान कानूनी रूप से किया जाता है। यह एफआरपी मुख्यतः जो है गन्ने पर लागू होता है, ठीक है। जैसे अन्य जो खाद्यान्न हैं उन पर क्या एमएसपी लागू होता है, लेकिन गन्ने पर एफआरपी लागू होता है, ठीक है। और इसका निर्धारण जो है सीएसीपी द्वारा किया जाता है। दोनों विकल्प जो है वो सही है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाए गए थे? लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड नॉर्थब्रुक द्वारा, कैनिंग द्वारा या कर्जन द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन द्वारा, जिन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है। 1882 के बाद निर्वाचन स्थानीय सरकार निकाय बनाए गए थे। लॉर्ड रिपन जो उस समय भारत के वायसराय थे और इन निकायों के निर्माण की पहल की थी और उन्हें स्थानीय बोर्डों का नाम दिया था। और अगर हम बात करें भारत सरकार अधिनियम 1919 के बाद कई प्रांतों में ग्राम पंचायतों को स्थापित किया गया था, और 1935 के भारत सरकार अधिनियम के बाद भी यह सिलसिला जारी रहा था। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की संघीय विशेषताएं हैं? संविधान की सर्वोपरियता, कठोर संविधान, अलिखित संविधान, एकीकृत न्यायिक प्रणाली। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा जो है वो सही है। देखिए एकात्मक प्रणाली एक केंद्रीय सरकार से बनी होती है जिसके पास सारी शक्ति होती है, लेकिन एक संघीय प्रणाली सरकार के राष्ट्रीय व स्थानीय स्वरूपों के बीच शक्तियों के जो विभाजन है उस पर केंद्रित होती है। संघीय सरकार और एकात्मक सरकार में अगर कुछ अंतर हम देखें तो संघीय सरकार ये शक्तियों के विभाजन अर्थात संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूची निर्धारित की गई है। एकात्मक यह एकल संविधान, राज्य के लिए अलग कोई संविधान नहीं होता है। संघीय सरकार में कठोर संविधान होता है। एकात्मक सरकार में राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अर्थात राज्यों द्वारा केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का सम्मान जरूरी होता है। मतलब राज्य जो कानून बनाएंगे या केंद्र जो कानून बनाएगा उसका सम्मान करना जरूरी होता है राज्य को, राज्य जो कानून बनाएंगे उसका सम्मान करना जरूरी होता है केंद्र को, ठीक है। लिखित संविधान, संघीय सरकार में लिखित संविधान होता है, एकात्मक संविधान में कोई जरूरी नहीं है। और संघीय सरकार में संविधान की सर्वोपरियता होती है। एकात्मक में इसमें संविधान सर्वोपरि जैसे जापान में हो सकता है या फिर से नहीं हो सकता जैसे ब्रिटेन में है, तो इसमें दोनों गुण पाए जाते हैं। तो यह कुछ अंतर है। आजमगढ़ उद्घोषणा का संबंध किससे है? 1857 के विद्रोह से, चौरी चौरा घटना से, सांप्रदायिक पंचाट से या भारत छोड़ो आंदोलन से? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ये, 1857 के विद्रोह से संबंधित है आजमगढ़ उद्घोषणा। देखिए 25 अगस्त 1857 की आजमगढ़ उद्घोषणा इस बारे में जानने का एक प्रमुख स्रोत है कि 1857 के विद्रोह में विद्रोही क्या चाहते थे, ठीक है। इसका जो है वर्णन किया गया है आपके आजमगढ़ उद्घोषणा में। डार्ट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसरो का नया अंतरिक्ष अन्वेषण उपग्रह या उपकरण है जिसे गगनयान के साथ जोड़ा जाएगा। नासा की ग्रहीय कक्षा
नासा की ग्रहीय कक्षा की नई काइनेटिक इम्पैक्ट विधि जहां एक डार्ट अंतरिक्ष क्षुद्रग्रह डिमॉर्फिस से टकराया। डीआरडीओ की नई उच्च परिशुद्ध मिसाइल रक्षा प्रणाली है, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह जो है नासा की ग्रहीय रक्षा की नई काइनेटिक इम्पैक्ट विधि है जहां एक डार्ट अंतरिक्ष यान है जो वह क्षुद्रग्रह डिमॉर्फिस से टकराया था। यह मुख्यतः डार्ट मिशन ये है, आपका कह सकते हैं कि यह जो क्षुद्र ग्रह है उससे टकरा करके जो पृथ्वी से टकराने वाला था उसे दो भागों में तोड़ना, जिससे पृथ्वी के टक्कर उस क्षुद्र ग्रह से बच सके। ठीक है, डार्ट मिशन जो है मुख्यतः वही है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित सदस्यों में से कौन भारत की संविधान सभा में किसी भी समिति का हिस्सा नहीं था? गोविंद बल्लभ पंत, रफ़ी अहमद किदवई, सुचेता कृपलानी या विजय लक्ष्मी पंडित। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 1, 2, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विजय लक्ष्मी पंडित जो हैं। विजय लक्ष्मी पंडित संविधान सभा में किसी भी समिति के सदस्य नहीं थे, उसमें इनका हिस्सा नहीं था। ठीक है, उसमें नहीं भाग ली थी। अगर हम कुछ समितियों बात करें, जैसे गोविंद बल्लभ पंत जो है यह सदस्यों के सलाहकार समिति, यह सदस्य थे अल्पसंख्यकों के संबंधी उप समिति के, संघ संविधान समिति के और संघ शक्ति समिति के सदस्य थे। जेबी कृपलानी मौलिक अधिकार की उप समिति, संचालन समिति, सलाहकार समिति और प्रांतीय संविधान समिति के सदस्य थे। रफ़ी अहमद किदवई संघ संविधान समिति, नियम एवं प्रक्रिया से संबंधित जो समिति थी उसके सदस्य थे। विजय लक्ष्मी पंडित यह विधानसभा में किसी भी समिति में हिस्सा या मतलब भाग नहीं ली थी, वह किसी भी की सदस्य नहीं थी। सुचेता कृपलानी यह ध्वज प्रस्तुति समिति की सदस्य थी। कैलाशनाथ काटजू जो है यह प्रांतीय संवैधानिक समिति, नागरिकता पर तदर्थ समिति इसके सदस्य थे। अबुल कलाम आज़ाद सलाहकार समिति, अल्पसंख्यकों पर उप समिति और संघ संविधान समिति के सदस्य थे। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो है उसके इर्द गिर्द और कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं और उनसे रिलेटेड जो कौन से फैक्ट हैं उन्हें भी प्रॉपर जो है आपको बताया जा रहा है। अगर आप लोगों को वीडियो बहुत लंबा लगे, बहुत लेंदी लगे, तो मैं बार बार यह कह रहा हूँ कि आप स्पीड बढ़ा करके उसे देख सकते हैं। ठीक है, और लेकिन ये है कि वीडियो पूरा देखिएगा और अच्छे से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से बन जाए ये ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं वही क्वेश्चन जो है रिपीट हों। ठीक है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संघ लोक सेवा आयोग जो है संघ लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है, ये आपको बताना है। यह अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करता है। यह नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए प्रावधान करता है। यह राज्यों को उनके अनुरोध पर किसी भी सेवा के लिए संयुक्त रूप से भर्ती की योजना बनाने और संचालित करने में सहायता करता है। यह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कार्यरत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासन की जो कार्रवाइयाँ हैं उस मामले पर विचार विमर्श या कह सकते हैं परामर्श देता है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है गलत है, मतलब कौन जो है संघ लोक सेवा आयोग के कार्य नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी। यह नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्ति या पदों में आरक्षण का प्रावधान करता है, यह गलत है। यह जो है संघ लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करें, यह भारत में एक केंद्रीय भर्ती एजेंसी है और इसे संविधान के जो है संविधान में शामिल का संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर के 325 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। और यह यूपीएससी जो स्वतंत्र शक्तियों कार्यों के साथ जो है सदस्यों की संरचना नियुक्ति हटाने के बारे में विस्तृत प्रावधान करता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वर्तमान अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्र हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष विजय शांपला। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हंसराज गंगवार अहिर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हर्ष चौहान। बताइए इसमें इसका जो कौन सा कथन है वो सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, पहला सही है। अगर हम बात करें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अजय कुमार मिश्रा हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय शांपला हैं और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगराड़ अहिर हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग पुनर्गठन किया गया था और इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? राज्य परिवर्तन आयोग, राज्य विकास आयोग, राज्य अवसंरचना आयोग या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्य परिवर्तन आयोग जो है इसका नाम बदल करके कर दिया गया है। देखिए 27 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन करके उसका नाम बदल करके राज्य परिवर्तन आयोग कर दिया है।
तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से आपको सुमेलित करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना। यह देश है और पहली महिला राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री है। नजला बोडेन रोमधाने, नजला बोडेन रोमधाने किस देश की जो है राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हैं? तो यह है ट्यूनीसिया की। और मैग्डालेना एंडरसन, यह कहाँ की है? यह है आपके स्वीडन की। नताशा पिर्क-मूसर, यह कहाँ की है? यह स्लोवानिया की हैं। और जार्जिया मेलोनी, यह इटली की हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 4 3 2। राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति विवेकाधीन शक्ति नहीं है। लघुकरण का अर्थ है सजा के स्वरूप में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? एक, एक और दो दोनों, केवल दो, न तो एक न तो दो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। देखिए, राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है वह पूर्ण नहीं है, अर्थात राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसका प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद 74 सब क्लॉज फर्स्ट में कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, और यदि मंत्रिपरिषद जो है इसके विरुद्ध निर्णय लिया तो राष्ट्रपति के पास इसका पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। मतलब एक बार जो पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भेजता है, दोबारा जो है वही सलाह, उसी सलाह के लिए मंत्रिमंडल जो है फिर राष्ट्रपति के पास भेजता है, तो इस बार जो है राष्ट्रपति को सलाह देना बाध्यकारी होता है। ठीक है, देखिए लघुकरण की बात अगर हम करें, लघुकरण का अर्थ है सजा की प्रकृति में परिवर्तन, जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदल देना। ठीक है, तो दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा। मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदल देने का मतलब लघुकरण होता है। ठीक है, सजा की इसमें क्या कह रहा है कि सजा के स्वरूप में परिवर्तन है और बिना उसकी अवधि को कम किए, परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना। ठीक है, मतलब उसका परिवर्तन नहीं करना है। जैसे 10 वर्ष सजा है तो उसे 5 वर्ष कर देना, यह बता रहा है, ये जो कि गलत है। लघुकरण का मतलब ये होता है कि अगर मृत्युदंड मिला है तो उसे कठोर कारावास में बदल देना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने 21 नवंबर 2022 को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इसका सही आंसर हो ऑप्शन बी, अरुण कुमार गोयल। हो सकता है कि जब तक एग्जाम हो तब तक बदल जाए, तो तक जो है अपडेट करा दिया जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे पहले इस सिद्धांत को स्वीकार करता है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से होना चाहिए? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। देखिए, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से होना चाहिए, इस सिद्धांत को स्वीकार करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। और 1948 में इस परंपरा का पालन कर 1948 से जो है इस परंपरा का पालन कर रहा है, जबकि इसे लोकसभा ने 1967 के बाद से अपनाया था। तो लोकसभा द्वारा जब अपनाया नहीं गया तो उसके पहले से जो है उत्तर प्रदेश में इसका पालन किया जा रहा है कि विपक्षी दल का जो नेता है वो विपक्षी दल से होना चाहिए। ठीक है, विपक्ष का नेता, लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है वो विपक्षी दल से होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसे कब से अपना रहा है? 1948 से जो है उत्तर प्रदेश में इसे लागू किया गया है, मतलब अपनाया जा रहा है। और केंद्र में इसे लागू किया गया था 1967 में। ठीक है, जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? गैर अधिसूचित जनजाति ऐसे समुदाय हैं जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान जन्मजात अपराधी के रूप में अधिसूचित किया गया था। खानाबदोश और अर्ध घुमंतु समुदाय वे हैं जो हर समय एक ही स्थान पर रहने के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? केवल एक, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो। बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दोनों विकल्प जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट 17A से संबंधित है? भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए बायो इंजीनियरिंग कीटनाशक बनाने की परियोजना, भारतीय नौसेना द्वारा स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स जो है इसकी एक श्रृंखला के निर्माण की परियोजना, IIT मद्रास में सबसे तेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सक्षम सुपर कंप्यूटर विकसित करने की परियोजना, प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित एक परियोजना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह भारतीय नौसेना द्वारा स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की एक श्रृंखला के निर्माण की परियोजना है, प्रोजेक्ट 70A। ठीक है, देखिए प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट को भारतीय नौसेना द्वारा 2019 में स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की एक श्रृंखला के निर्माण के लिए लॉन्च किया गया था। और इसका निर्माण जो है वर्तमान में 2 कंपनियां मजगांव डाक शिप बिल्डर्स और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा मिलकर के किया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए प्रोजेक्ट 17A के तहत लॉन्च किया गया जो पहला स्टील्थ शिप था वह नीलगिरी था, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था। उदयगिरी दूसरा जहाज़ था जिसे 2022 में हाल ही में लॉन्च किया गया है और इसे 2024 में कमीशन किया जाएगा।
ठीक है। और हाल ही में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एमडीनल ने प्रोजेक्ट 17A के तहत तीसरे स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी को लॉन्च किया है। तो इम्पोर्टेंट है, यह पूछ सकता है कि दे करके तारागिरी या फिर से उदयगिरी, ठीक है, दे करके पूछ सकता है कि यह किस परियोजना या किस प्रोजेक्ट के तहत जो इनका निर्माण किया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। यह कुछ समिति दी गई हैं और अध्यक्ष दिए गए हैं। वर्तमान समय में मतलब कौन किसके अध्यक्ष हैं इसकी बात कर रहे हैं, उससे आपको सुमेलित करना है। प्राक्कलन समिति की अगर हम बात करें तो प्राक्कलन समिति के हैं लोकेंद्र प्रताप सिंह, और दूसरा है आपका प्रत्यायोजित विधान पर समिति, इसके हैं अमित अग्रवाल। पंचायती राज समिति, पंचायती राज समिति जो है इसके हैं आपके विपिन कुमार डेविड, और याचिका समिति के हैं सतीश महान। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 3 4 2। ये देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को जो है सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यह संवैधानिक निकाय है और यह संबंधित जो है अनुच्छेद हैं। तो किसका वर्णन जो है किस अनुच्छेद में किया गया वो आपको बताना है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का वर्णन जो किया गया है वो किया गया आपके अनुच्छेद 148 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान जो है वह अनुच्छेद 338B में किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का अनुच्छेद 338B में किया गया है। वस्तु और सेवा कर परिषद जो है इसकी बात की गई है आपके अनुच्छेद 279A में, और वित्त आयोग अनुच्छेद 280। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 1 4 2। कालक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों को व्यवस्थित कीजिए। रेखा शर्मा, ललित कुमार मंगलम, ममता शर्मा, डॉक्टर गिरिजा व्यास। इनकी अगर हम बात करें, डॉक्टर गिरिजा व्यास यह 2005 से 2008 तक थी, 2005 से 8 तक थी, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाएंगी ममता शर्मा, 11 से 14। ममता शर्मा जो है यह 11 से 14 तक थी, ठीक। तीसरे नंबर पे ललिता कुमार मंगलम है जो 14 से लेकर के 17 तक थी, यह 14 से 17 तक थी। और रेखा शर्मा जो है यह 17 से लेकर के 20 तक थी और वर्तमान में भी कार्यरत हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 3 2 1। उत्तर प्रदेश की सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। केवल मध्यांचल क्षेत्र के एमएसएमई ही पूंजीगत अनुदान के पात्र होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमी 2% अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान के लिए पात्र होंगे। अवसंरचना ब्याज अनुदान 10 साल तक देय होगी। केवल सूक्ष्म इकाइयाँ ही ब्याज अनुदान के लिए पात्र होंगी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी। देखो, उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम प्रोत्साहन अर्थात एमएसएमई प्रोत्साहन नीति 2022 की मुख्य विशेषताएं हैं। इसकी अगर हम कुछ विशेषताओं की बात करें तो राज्य के बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में एमएसएमई क्रमशः 25, 20 और 15% की पूंजीगत अनुदान के लिए पात्र होगा, और राज्य के मध्यांचल और पश्चिमांचल क्षेत्रों में यह क्रमशः 20%, 15% और 10% पूंजीगत अनुदान के लिए पात्र होंगे। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जो महिलाएं उद्यमी हैं वह 2% अतिरिक्त पूंजीगत सब्सिडी की पात्र होंगी, ठीक है। और अगर ब्याज अनुदान की हम बात करें तो केवल सूक्ष्म इकाइयों को ही ब्याज अनुदान के लिए केवल जो सूक्ष्म इकाइयाँ हैं वही ब्याज अनुदान के लिए पात्र होंगी। और 50% ब्याज अनुदान 5 साल के लिए सालाना देय 25 लाख यूनिट की सीमा के अधीन होगा। तो यह कुछ है इसके बारे में जो बन सकता है, ठीक है। परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। 15 मार्च को, 3 मई को, 26 सितंबर को या 24 अक्टूबर को। इसका बताइए सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 26 सितंबर को जो है परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। तो ये कब से मनाया जा रहा है भी पूछ सकता है, 2013 से जो है इसे मनाया जा रहा है। उदारवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह कानून के समक्ष समानता के पक्ष में आवाज़ है, या राज्य की भूमिका और कार्यों का विस्तार करता है। आर्थिक क्षेत्र में यह मुक्त व्यापार और उत्पादन का समर्थन करता है। यह विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। बताइए कौन विकल्प जो है वो गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह राज्य की भूमिका और कार्यों का विस्तार करता है, यह गलत है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही हैं। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिमला बाथम।
परमाणु अप्रसार संधि अर्थात एनपीटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? एनपीटी का उद्देश्य परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना है और इस संधि से बाहर होने वाला एकमात्र देश उत्तरी कोरिया है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची से संबंधित है? शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन, साइबर कानून। 1 2 1 2 3 3 और 4 या फिर 2 3 और 4। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी 1 2 और 3 मतलब शिक्षा, वन और ट्रेड यूनियन। यह समवर्ती सूची से संबंधित है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों द्वारा कानून बनाया जा सकता है। हाल ही में समाचारों में देखा गया सिनर्जी अभ्यास का संबंध किससे है? साइबर सुरक्षा से, भारतीय नौसेना से, रक्षा सहयोग से या इलेक्ट्रॉनिक कार से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सिनर्जी अभ्यास जो है या साइबर सुरक्षा से संबंधित है। देखिए सिनर्जी एक साइबर सुरक्षा अभ्यास है जिसे भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के तहत इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्टेन इन द्वारा सिंगापुर की साइबर सुरक्षा एजेंसी के सहयोग से आयोजित किया गया है। तो यह जो है साइबर सुरक्षा से संबंधित है सिनर्जी अभ्यास। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय आगरा से इलाहाबाद कब स्थानांतरित किया गया था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए 1868 में जो है उच्च न्यायालय को आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। देखो उत्तर प्रदेश 1834 तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन था। ब्रिटिश भारत में बंगाल, बम्बई और मद्रास में 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं। चौथी प्रेसिडेंसी के गठन की आवश्यकता महसूस की गई। ठीक है, जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद चले गए थे और उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन किया और इसी समय जो है उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय को 1868 में आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सी 2 नीति आयोग के से संबंधित कार्यालय हैं? राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान, विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, गति शक्ति संस्थान। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 1 2 3 4, 1 4 या 2 3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 और 2 सही है। राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान और विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय जो है यह नीति आयोग से संबंधित कार्यालय है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। देखिए नीति आयोग से रिलेटेड अगर हम कुछ बात करें, इसकी स्थापना 2015 में की गई थी और नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीति थिंक टैंक है जो दिशात्मक और नीतिगत इनपुट दोनों प्रदान करता है और भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के 2 संबंधित कार्यालय हैं, एक राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान है और दूसरा विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, राज्य का महाधिवक्ता भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है? 167, 171, 165 या 170। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 165 के तहत जो है राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डेला लीजियन डिस होनूर 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? लल्लन थम्बी क्लैसेल्वी, स्वाति पीरामल, वसुधा गुप्ता या ऋतुराज अवस्थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऋतुराज अवस्थी को जो है इससे सम्मानित किया गया है। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज की गुणवत्ता में सुधार के लिए साथियों क्वेश्चन जो है छूट गया। ठीक है, देखिए हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मिशन निरामय शुरू करने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नर्सिंग कॉलेज में। ठीक है, निरामय योजना का मिशन निरामय जो है इसका संबंध नर्सिंग कॉलेजों में गुणात्मक सुधार करने से है। और यह जो फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है यह दिया गया है स्वाति पीरामल को। ठीक है, स्वाति पीरामल को। देखिए सेवेरियल डेला लीजियन डे सोनूर फ्रांस में सर्वोच्च अलंकरण पुरस्कार है और इसे 5 वर्गों में बांटा जाता है और इसे भारतीय प्रमुख वैज्ञानिक उद्योगपति डॉक्टर स्वाति पीरामल को व्यापार और उद्योग विज्ञान चिकित्सा के क्षेत्र में उनकी योगदान के लिए प्रदान किया गया है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आसियान को 1967 में 5 देशों द्वारा स्थापित किया गया था। आसियान क्षेत्रीय मंच है, इंडो पैसिफिक में सुरक्षा वार्ता का एक महत्वपूर्ण मंच है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 1 और 2 या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प जो है
वो सही है। आसियान जिसकी स्थापना की गई थी 1967 में, 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी। और 5 देशों द्वारा था, इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा मिल करके बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम बाबू हरित। वस्तु एवं सेवा कर परिषद के संदर्भ में, वस्तु एवं सेवा कर परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वस्तु एवं सेवा कर परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद की अध्यक्षता करती हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, दोनों विकल्प जो है वो सही है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 269 ए के अनुसार, 279 ए है, इसके अनुसार जो है वस्तु एवं सेवा कर का परिषद, वस्तु एवं सेवा कर परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। जीएसटी परिषद के निम्नलिखित सदस्य होते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री इसकी अध्यक्षता करती हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री राजस्व प्रभार और वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। वित्त या कर निर्धारण प्रभारी मंत्री अथवा प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री जो है वो भी इसका सदस्य होता है। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेशन गियरबॉक्स से संबंधित है? ऑपरेशन गियरबॉक्स से संबंधित कौन है? ऑटोमोबाइल की सुरक्षा, वन्यजीव तस्करी, मानव तस्करी या नशीले दवाओं की तस्करी? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नशीले दवाओं की तस्करी। देखिए ऑपरेशन गियरबॉक्स का संबंध राजस्व खुफिया निदेशालय और सहयोगी एजेंसियों द्वारा चलाया गया एक अभियान है जिसका उद्देश्य है देश में नशीले दवाओं की तस्करी पर नियंत्रण करना। तो ऑपरेशन गियरबॉक्स का संबंध जो है नशीले दवाओं की तस्करी को रोकने से संबंधित है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो की गई थी वह की गई थी 1953 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है वो सही है। देखिए दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी और इसने प्रमुखतः भाषाई समूह के लिए भाषाई राज्यों के निर्माण की सिफारिश की थी। 1956 में कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ जिसमें भाषाई राज्यों के निर्माण की शुरुआत हुई और यह प्रक्रिया भी जारी है। देखिए 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र बनाया गया था। 1966 में पंजाब और हरियाणा एक दूसरे से अलग करके इनका निर्माण किया गया था और इसके बाद उत्तर पूर्वी क्षेत्र को पुनर्गठन किया गया था जिसके अंतर्गत आपके मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश हैं, इनका गठन किया गया था। ठीक है। भारतीय चुनाव आयोग को सर्वप्रथम बहुसदस्यीय निकाय के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया था या फिर बनाया गया था? 1972, 1989, 1998 या 2001? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1989 में। 1989 तक चुनाव आयोग एकल सदस्यीय निकाय था। 1989 के आम चुनाव के ठीक पहले 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित पद धारकों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके वरीयता क्रम के आधार पर कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे योगी आदित्यनाथ हो गए, बेबी रानी मौर्य, प्रीतिकर दिवाकर, आनंदीबेन पटेल, इनको अगर वरीयता क्रम में रखा जाए तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आ जाएंगी आपके आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल हैं। ठीक, उसके बाद योगी आदित्यनाथ आ जाएंगे सीएम, फिर आ जाएंगे आपकी प्रीतिकर दिवाकर जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं, यह आ जाएंगे। ठीक है, फिर बेबी रानी मौर्य आ जाएंगी जो यूपी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 4132। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को क्षारीय बैटरी द्वारा संचालित किया जाता है। पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में किया गया था। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, पहला सही है दूसरा गलत। देखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम एक वहनीय उपकरण है जिसका उपयोग संसद, विधायिका और स्थानीय निकायों के चुनावों में किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें पहली बार ईवीएम का जो प्रयोग है वो 1999 में गोवा विधानसभा के चुनाव में किया गया था, यह सही नहीं है। ठीक है, 1989 के चुनाव में जो इलेक्शन कमीशन है इसने केंद्र सरकार के 2 उपक्रमों इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से भारत की स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अर्थात ईवीएम का निर्माण किया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में एक नई जैव ऊर्जा नीति लागू करने का निर्णय लिया है? उड़ीसा, उत्तराखंड, सिक्किम या उत्तर प्रदेश? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश द्वारा जो है यह निर्णय लिया गया है। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया है और पिछली नीतियों की कमियों को दूर करने का इसमें प्रयास किया जाएगा। उत्तरी चैनल को पार करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? साजन प्रकाश, कुशाग्र रावत, मिहिर सेन या एल्विस अली हजारिका?
इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। एल्विस अली हजारिका जो है भारत की सबसे उम्रदराज भारतीय महिला है जिन्होंने उत्तरी चैनल को पार किया है। तो डी जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, यह निम्नलिखित में से कौन दो पार्टियां सही सुमेलित हैं? यह नेता दिए गए हैं और पार्टी दी गई है। एस ए डागे यह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ से, मीनू मसानी सोशलिस्ट पार्टी से, अशोक मेहता स्वतंत्र पार्टी से। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 1 2 1 4 2 3 या 3 4? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, पहला दूसरा जो है वो सही है। देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI पार्टी का नाम रूस में लेनिन की बोल्शेविक क्रांति से लिया गया है और प्रथम आम चुनाव में CPI के नेता जो है इन्होंने 16 सीटें जीती थी। ठीक है, और इसका जो कह सकते हैं कि पार्टी जो है मुख्यतः आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल इन सब राज्यों में जो है यह देखने को इसे मिलती है। और गोपाल एस डागे जो है इससे संबंधित है। भारतीय जनसंघ की बात करें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संबंध इससे था। सोशलिस्ट पार्टी की बात करें, 1934 में युवा नेताओं के एक समूह द्वारा इसका निर्माण किया गया था, इसका गठन, और एक कट्टरपंथी और सामंतवादी कांग्रेस के समर्थक थे। सोशलिस्ट पार्टी के कई विभाजनों और एकीकरण की प्रक्रिया से गुजरी और अशोक मेहता, इसका जयप्रकाश नारायण हो गया, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और SM जोशी यह भारत में सामंतवादी पार्टियों के नेता थे। ठीक है, स्वतंत्र पार्टी की बात करें, 1959 में कांग्रेस ने नागपुर प्रस्ताव के बाद स्वतंत्र पार्टी का गठन किया गया था और C राजगोपालाचारी, KM मुंशी, NG रंगा, मीनू मसानी जैसे पुराने जो कांग्रेसी नेता थे वह इससे संबंधित थे। भारत के योजना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। भारी उद्योग प्रथम पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? 1 2, केवल 1, केवल 2, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष थे। मतलब योजना आयोग वही है कि वर्तमान प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। तो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और योजना आयोग के अध्यक्ष थे। लेकिन इसका जो उद्देश्य था प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग था, यह गलत है। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो इसने मुख्यतः कृषि पर फोकस किया था। ठीक है, इसकी जो सर्वोच्च प्राथमिकता थी वो कृषि थी। चिपको आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिपको आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन था। यह गांधीवादी दर्शन में निहित शांतिपूर्ण प्रतिरोध पर आधारित था। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 1 1 और 2, केवल 2, न तो 1 न तो 2। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, दोनों विकल्प जो है यह सही है। यह एक अहिंसात्मक आंदोलन था जिसे 1973 में शुरू किया गया था उत्तराखंड के चमोली जिले से, और यह गांधीवादी दर्शन के शांतिपूर्ण प्रतिरोध पर आधारित था और यह पारिस्थितिकी संतुलन को नष्ट करने वाले लोगों के खिलाफ एक विद्रोह था। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। वेस्ट पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य महिलाओं को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में शोध करने के लिए प्रोत्साहित करना है। गैर वैज्ञानिक पृष्ठभूमि वाली महिलाएं भी इस पहल के लिए पात्र होंगी। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। वेस्ट एक नई भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग फैसिलिटी मानचित्र पहल है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 1 2, 1 3, 2 3 और 1 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 4 जो है वो सही है। देखिए, इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिला भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग सुविधाओं के लिए मसौदा जो है वो जारी किया गया है और इसके विषय में जो है यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी पृष्ठभूमि वाली महिलाएं कार्यक्रम में शामिल हो सकती हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है वेस्ट पहल के तहत कौशल विकास कार्यक्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृष्ठभूमि वाली महिलाओं को विभिन्न विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने दाएं भाग की व्याख्या की है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जीमूत वाहन ने। ठीक है, देखिए जीमूत वाहन, अगर इससे रिलेटेड जो है आप देख लीजिए 5 मिनट, थोड़ा और 5 मिनट का 2 मिनट, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है या महत्वपूर्ण फैक्ट जो है। मिताक्षरा की रचना जो है दाएं भाग ने की थी। ठीक है, और कह सकते हैं कि यह माना जाता है कि हिंदू कानून की प्राचीन शाखाएँ हैं। 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जो है हिंदू कानूनों के संहिताबद्ध किए जाने से पहले जो है यह अस्तित्व में था। और दाएं भाग जो है यह बंगाल शाखा भी इसे कहा जाता है और यह पूरे भारत, बंगाल और असम को छोड़ करके मिताक्षरा शाखा की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है,
और यह वीडियो जो है अनवरत मतलब जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है दृष्टि आयोग द्वारा पब्लिश की गई प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराया जाएगा और यह कंटिन्यू पर डे आता रहेगा। तो इसलिए जो वीडियो की नोटिफिकेशन है आप लोगों को मिलते रहें, इसलिए चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। 9 से 10 बजे के बीच में जो है आपका प्रैक्टिस सेट सुबह जो है 9 से 10 बजे के बीच में आ जाएगा। तो कोशिश करिए कि जब प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जाए उसी समय आप देख लें, ठीक है, क्योंकि बाद में जो ये बोला जाता है कि बाद में टालने पर ये धीरे धीरे वही हो जाता है कि फिर समय निकलता जाता है, ठीक है। आप लोग कोई अगर कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या कोई सजेशन हो तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।